हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कस द नेचर ऑफ मैनेजर इकोनॉमी। मैनेजर इकोनॉमी के नेचर क्या है। इससे पहले हम इसका आंसर स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं मैनेजर इकोनॉमी क्या होता है। मैनेजर इकोनॉमी तब होता है जब हम बिजनेस में उसकी प्रैक्टिस में या उसकी एक्टिविटीज में जब हम इकोनॉमिक थ्योरी की हेल्प लेते हैं या उसको यूज करते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाता है, वो मैनेजर इकोनॉमी बन जाती है। ठीक है, फर्स्ट नेचर हमारा है मैनेजर इकोनॉमी इज अ साइंस। मैनेजर इकोनॉमी क्या एक साइंस है। साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टैब्लिश कोर्स एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Mendel economic integrates is a tool of decision science such as mathematics, statistics, econometrics with economic theory to arrive at appropriate strategies for achieving the goal of business enterprise. It follows the scientific method, empirically tests the validity of रिजल्ट। ठीक है, अब मैं आपको जो ये वाला है ना मैनेजर इकोनॉमी की जो साइंस है, काफी बार ना दिमाग से निकल जाता है, याद नहीं रहता। ठीक है, तो मैं आपको एज आप सबको मालूम है कि साइंस क्या होती है, आप सबने पढ़ा ही है साइंस सब्जेक्ट। ठीक है ना, इसको एज उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सोच के चलना। ठीक है, मैं उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको याद रहे। ठीक है, एग्जाम तक भी। जैसे उस टाइम पे जो साइंस होती है तो उसमें क्या होता था, उस साइंस में क्या होता था कि जितने भी सारे रूल्स रेगुलेशन होते थे आप पढ़ते थे, तो आपको ऐसे नहीं होता था ना कि पहले से ही सब कुछ बना बनाया आपको मिलता था। ऐसे नहीं होता था कि आपको कुछ नया बनाने को देते थे। पहले आपको पढ़ाया जाता था ना कि भाई ये धातु है, इससे ये रिएक्ट करता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन है, क्योंकि वो पहले से निकला है। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, बहुत सारे आपके पास रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे, उन सबको फॉलो करना होता। तो वही बोला कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते थे उसमें सारे फैक्ट्स होते थे, प्रूफ होते थे। ऐसे तो नहीं कुछ ने उठा के साइंस में लिख दिया होता था, सारे फैक्ट्स होते थे, उस पे एक्सपेरिमेंट होते थे, तभी उनको किताबों में आपको छाप के पढ़ाया जाता था ना साइंस के वक्त में, साइंस की किताब में। तो वही बोला कि वही सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज थी, जहाँ पे एक पूरी नॉलेज थी, जहाँ पे सारा वहाँ पे प्रूफ हर एक चीज करने का तरीका था। ठीक है, फिर आप यहीं पे देखो कि उसी साइंस में ऐसे भी लिखा होता था ना कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को इस गैस के साथ मिक्स करोगे तो ऐसे रिएक्ट करेगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा, या ये गैस इस गैस के साथ मैच करेगी तो क्या कहते हैं उसको एसिड रेन होगा, हम पढ़ते थे ना। तो उसी को बोलते हैं कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, मतलब कि जब ये चीज इसके साथ ये चीज ऐसी हुई तो उसका इफेक्ट क्या निकलेगा, या हमने इस गैस को इस गैस के साथ मिलाया तो क्या होगा, तो वो क्या इफेक्ट निकल रहा है। तो वही है कि वो कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता था। ठीक है, तो वहीं पे बोला कि जो मेंजल इकोनॉमिक भी थी ना, उसने भी क्या किया कि वो कैसे अब साइंस हुई ये भी देखो, क्योंकि मेंजल इकोनॉमिक जो थी ना उसने क्या कर दिया, जितने भी डिसीजन साइंस थे, मतलब जिसकी वजह से हम डिसीजन लेते थे, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, इकोमेट्रिक्स, इन सब में क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया कि इकोनॉमिक थ्योरी को मिक्स कर दिया कि वो जो बिजनेस है उसको, जो गोल्स है उसको अचीव कर सके। अब देखो जो मैथमेटिक्स है, इकोमेट्रिक्स है, वो भी कहीं ना कहीं साइंस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें पूरे रूल्स रेगुलेशन है, आपका हर एक चीज है। ठीक है, इकोमेट्रिक्स भी वैसी है कि आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले के बाद सोल्व करना है। ठीक है, एक प्रोसीजर है करने का। ठीक है, तो वो इतना ही नहीं कि साइंस जो होती है ना वो हमेशा एक वैलिडिटी के बाद आती है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के बाद आती है, कि आपको पता भी होता है कि वो सही है कि नहीं। आप एकदम साइंटिफिक मेथड से उसको काम करते हैं, ऐसे नहीं पहले ये कर दिया वो कर दिया, आपको पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये चीज बोले कि ये जो मैनेजर तुम वो साइंटिफिक मेथड यूज करती है, मतलब एकदम फॉलो में स्टेप बाय स्टेप की ये स्टेप करना है, फिर स्टेप करना है, फिर उसके बाद वो क्या करती है कि चेक भी करती है कि वो रिजल्ट सही है कि नहीं। अब जो साइंस है, साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो ऐसे थोड़ा ना एक्सपेरिमेंट करके सीधा रिजल्ट दे दिया, उसको चेक भी तो करते हैं कि भाई ये रिजल्ट कामयाब है कि नहीं, कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया। अब जैसे जो एक्सपेरिमेंट किया वो कामयाब भी। अब जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसकी जो मेडिसिन बनाई तो पहले किसी पे टेस्ट तो की होगी ना, अगर टेस्ट हो के अगर अच्छी निकली तभी वो आगे सप्लाई हुई, नहीं तो नहीं होती। फिर उस पर दोबारा से रिसर्च होता, दोबारा से मेथड्स होते, फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट होता। तो उसी साइंस को अकॉर्डिंग अभी सोचे तो ये भी जो मैनेजर करूंगी वो भी एक साइंस है। ठीक है, आई होप अब आपको ये चीज याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे सेकंड नीचे क्या है, मैनेजर इकोनॉमिक्स इज आल्सो एन आर्ट। कैसे, एज इट इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब क्या ये कहीं ना कहीं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल भी जरूरी है। जैसे अब आपने यहाँ पे साइंस पढ़ा, आपने साइंस के अकॉर्डिंग तो सोच लिया कि भाई साइंस तो ऐसी थी कि रूल रेगुलेशन हम किताबों में ऐसे ही पढ़ते थे कि भाई लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये मिला तो रेन होता है, इसको साथ ऐसे करो तो ये होता है। बट उस पर कहीं ना कहीं आप जब ट्राई नहीं करोगे, ठीक है, तब आपको कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो वही चीज है कि यहाँ पे तो आपको वो बता दिया कि प्रोसीजर क्या है, बट आपको अप्लाई भी तो करना आना चाहिए ना। अब आपने ये तो बोल दिया कि डिसीजन वाले में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोमेट्रिक्स इन सबको यूज करो, बट अगर आगे वाले इंसान को यूज करना भी तो आना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि वो किताबों में पढ़ के ही आ गया। ठीक है, तो वही चीज बोली कि वो आगे रूल रेगुलेशन तो सबको ही पता है, बट उसको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। जैसे हम बोलते कि अब हम
हम सीए हैं, जो सीए बन रहे हैं या जो अकाउंटेंट है, उन्होंने बीकॉम पढ़ ली, एमकॉम पढ़ ली, पर किताबों में पढ़ी है ना। अब उन्हें एंट्री करना आना भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ा ना कि किताबों में पढ़ के बैठ गए। तो वही चीज है कि एज अ पर्सन पर डिपेंड डिवॉल्व करता है कि वो क्या करे। ये एक आर्ट है, क्योंकि वो किसी इंसान की पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उन एप्लीकेशंस को, उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल को कैसे यूज करता है ताकि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है। थर्ड हमारे पास नीचे क्या है, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ मैक्रो आना था। मैक्रो मैक्रो इज द हार्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमी। ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा लाइन है वैसे। जो मैक्रो इकोनॉमिक है ना, उसको हार्ट भी बोला जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक कह लो या मैनेजर इकोनॉमी का हार्ट भी कहा जाता है, दिल कहा जाता है, बिकॉज ये बहुत जरूरी पार्ट है मैनेजर इकोनॉमी का। ठीक है। Managerial economic is basically large on macroeconomic. Managerial economic concerned with the decision making problem of individual establishment relies heavily on the techniques of macro. ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक जिनको नहीं पता, मैक्रो इकोनॉमिक एक छोटे लेवल पे या इंडिविजुअल की, जब हम किसी भी चीज को पता करते हैं या जब हम इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स के टेक्निक्स का यूज करते हैं, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। मतलब बोलो कि छोटे लेवल पे जब हम इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं तब उसको मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। ठीक है। इसमें वही लिखा है, जो मैनेजर इकोनॉमी जहाँ से किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि कंसर्न विद प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल स्टैब्लिश, मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट की जितनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ इकोनॉमी को यूज कर रहे हैं, तब वो क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमी कहती है। और ज्यादातर मैनेजर इकोनॉमिक इसी के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है। इसके जितने टेक्निक्स होते हैं, ज्यादातर ये मैक्रो ही टेक्निक्स यूज करती है। ठीक है। फोर्थ इज इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालाइज। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि मैक्रो एनालाइज भी आ गया। ठीक है। अब माइक्रो का तो आपको बता दिया कि जब हम कोई भी जो क्या कहते हैं उसको, जब हम इकोनॉमी का यूज कर रहे हैं सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टेब्लिशमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो माइक्रो हो गया। जब हम पूरे लेवल की, मतलब एकदम मान लो कि ज्यादा बड़े लेवल की, या मतलब एक से ज्यादा इंडिविजुअल स्टैब्लिशमेंट है, या पूरा जैसे हमने बोल दिया कि हमने किस पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमने पॉपुलेशन पे करनी, तो पॉपुलेशन सोचो कि ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन हो गई। ठीक है। तो वो क्या होगी, वो मैक्रो एनालिसिस होगी। जब हम बोलेंगे कि हमने सिर्फ पंजाब की पॉपुलेशन देखनी है, सिर्फ हरियाणा की पॉपुलेशन देखनी है, तो वो क्या होगी, वो माइक्रो हो गई। ठीक है। आप यहाँ से याद रख सकते हैं, आई से छोटा हो गया, ए से क्या हो गया, बड़ा। क्यों, एक पहले नंबर पे आता है तो बड़ा, और आई क्या है बाद में आता है तो मतलब छोटा हो गया। ठीक। तो यही होगा कि माइक्रो छोटे के लिए और मैक्रो बड़े के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि अब बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है कि जब कोई चीज आपको हर तरफ से घेर ले, आप सिर्फ छोटे से एरिया में, जैसे आइसोलेटेड हो गए। ठीक है। मतलब आपको कहीं पे भी जाने की जगह नहीं, आप बस एक छोटे से ही जगह में सिकुड़ के रह गए, उतने में ही कैद हो गए हो। ठीक है। वैक्यूम, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इन विच इट ऑपरेट, as such as the general price level, income and employment level in the economic and government policy with respect of taxation, interest rate, exchange rate, industry distribution, regulation और monopoly, all these are a component of macroeconomic। वही बोला कि ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस यूनिट है सिर्फ उतने ही व्यक्ति मतलब सुकड़ के ही काम करे। मतलब बिजनेस थोड़ा ना कि भाई वो पंजाब में है तो सिर्फ पंजाबी में ही काम करेगा, उसके आगे कभी बढ़ेगा नहीं। आफ्टर ऑल आपने बिजनेस खोला तो बढ़ने के लिए खोला है ना। ऐसा थोड़ा ना कि आप सिर्फ घर पे ही वो बिजनेस है तो आप सिर्फ कंपनी के अंदर ही काम करोगे, बाहर भी तो जाना है, काम करना है। कभी पंजाब से बाहर निकलोगे, अगर आप हरियाणा में तो हरियाणा से बाहर निकलोगे। ठीक है। दिल्ली में दिल्ली, हमेशा यही सोचते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े। तो वही चीज है कि जब आप वैक्यूम में तो काम करते नहीं, बिजनेस कितना बड़ा क्षेत्र हो जाता। कभी कभार आप पंजाब में हो तो आप दिल्ली से वर्क कर रहे हो, वहां पे आप डीलिंग कर रहे हो, मीटिंग, तो उसमें क्या है कि आप कहीं ना कहीं अपनी एक कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलो। तो वहां पे क्या है कि वहां पे ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ इंटरनल ही चीजें आपको अफेक्ट करें, वहां पे एक्सटर्नल चीजें भी इफेक्ट कर सकती, जैसे आपकी जनरल प्राइस लेवल क्या है, इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। ठीक है। अब टैक्सेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है। ठीक है। अब जैसे कोई यहाँ पे बिजनेस कर रहा है इंडिया का, ठीक है, अब जो टाटा अंबानी, तो जरूर थोड़ा ना कि वो सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस कर रहे हैं, वो बाहर की कंट्रीज से भी बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या फैक्टर पड़ेगा। अब वो ये थोड़ा ना कहेंगे कि हमारे इंडिया में तो भाई ये है टैक्सेशन सिस्टम, ये है प्राइस, ये ऐसा थोड़ा ना होगा। उनको ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि उस जो दूसरी फॉरेन कंट्री में वो जो बिजनेस करे वहां पे टैक्स पॉलिसी क्या चल रही है, वहां पे उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना चल रहा है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट कितनी है, वहां पे उनका बिजनेस करने का प्रॉफिट कितना, तो वो भी सब चीजें देखनी है ना। तो वही चीज मैं बोली कि वहाँ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस भी जरूरी है। आपको ये भी देखना कि एक्सटर्नल फैक्टर भी हमें क्या क्या अफेक्ट करते हैं और उनकी भी नॉलेज होनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। जो मैनेजर इकोनॉमिक है वो क्या करता है, मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज की भी थ्योरी यूज करता है। जैसे मैनेजर इकोनॉमिक लार्जली यूज द थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, इट यूज द थ्योरी ऑफ फर्म एंड रिसोर्स सर्कुलेशन इन द बैकडोर। बैकडोर का मतलब होता है सरप्लस,
ऑफ अ प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी। वो ये चीज लिखी है कि रिपीट करके जो मैनेजरियल इकोनॉमी का वो ज्यादातर किसको यूज करता है, वो थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज को ज्यादा यूज करता है। ये क्या है, ये एक सरफेस है, मतलब एक मतलब बोलते हैं ना बेस है किसका, जो थ्योरी ऑफ जो फर्म है और जो रिसोर्स एलोकेशन है वो क्या है, वो सरफेस है किसका, एक प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी का। ठीक है, सरफेस बोल दो या बेस बोल दो। सिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक का मतलब मैंने ये लिखा है इमेजिनेशन। ठीक है, जब हम कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरिकल एंड एनालाइज इकोनॉमिक फिनोमिना अंडर अनरियलिस्टिक कंजप्शन। इन कंट्रास्ट mental economic is pragmatic in its approach or as it to tackle practical problem with the firm face in real world। वही बोला, जो मैक्रो इकोनॉमिक है, जो हम छोटे लेवल पे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, वो क्या थी, वो सिर्फ एक इमेजिनरी थी, सिर्फ वो थ्योरिकली थी। ठीक है, मतलब वो सिर्फ एक थ्योरिकल थी, आपको सिर्फ पढ़ाई जा रही थी, आप सिर्फ थ्योरिकली कर रहे थे, अनरियलिस्टिक assumptions थी, मतलब रियल वर्ल्ड के लिए नहीं थी। आप एक बिजनेस में हो, आप बिजनेस में काम, फॉर एग्जांपल आप घर में हो, ठीक है, आप घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप घर को मैनेज कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड नहीं है, वो एक सिर्फ छोटा सा एक एरिया है, आपका कंफर्टेबल जोन है। जब आप घर से बाहर निकलोगे, वहां की प्रॉब्लम देखोगे, तो उसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड। अब आपको ये मत बोलना कि मैक्रो इकोनॉमिक को भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड है। तो मैंने बोला कि अगर आप घर में हो, अगर आप बिजनेस में हो, अगर बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो इंडिविजुअल की कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी रियल वर्ल्ड की नहीं है। ठीक है, रियल वर्ल्ड तब होता है जब आप बाहर निकले, आपने मतलब बहुत एक बड़े लेवल पे किया, तब होता है। ठीक है, वही इन कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा है कि इसके उल्ट में अगर देखा जाए तो जो मैनेजर इकोनॉमी वो प्रैग्मेटिक है। क्यों? क्योंकि वो बताती है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, कि एक रियल, एक फॉर्म में, एक रियल वर्ड में कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि जैसे जैसे अगर मैक्रो इकोनॉमिक आपने जब पढ़ी, ठीक है, आपने मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ी, तो उन्होंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि आपने थ्योरी यूज करनी है, ऐसे ऐसे यूज करनी है इसको, इसके जो ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ऐसे वेज हैं इसको करने के। आपने वो चीज पढ़ ली, आपने उसका एग्जाम दे दिया और क्लियर हो गए। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि आप जब बिजनेस में गए, जब आपने बिजनेस में उस मैक्रो इकोनॉमिक को यूज किया, आपने उससे उसको यूज किया, उसकी हेल्प ली, आपने उससे जितने प्रॉब्लम्स हो रहे थे बिजनेस में उसको टैकल किया, तब क्या हुआ, तब उसका एक्चुअल में यूज हुआ। तो वो क्या, उससे क्या हुआ, आपका रियल वर्ल्ड में आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अब आपको समझ आ गया होगा। सेवंथ इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। जो मेंटल इकोनॉमिक इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर एज इट इनकॉर्पोरेट टूल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन सच एज मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग एंड इकोमेट्रिक्स। यही बोला कि जो मैनेजर इकोनॉमी का वो सिर्फ खुद नहीं काम करती, वो इनडिसिप्लिन नेचर, मतलब वो दूसरों के साथ भी इनकॉर्पोरेट करती है, या दूसरों की भी हेल्प लेती है, या दूसरों के पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि मैथमेटिक्स मैनेजर इकोनॉमी का ही पार्ट है, ऑपरेशन रिसर्च इसी के अंदर आ जाता है, मैनेजमेंट थ्योरी भी इसी की, ये अकाउंटिंग की भी हेल्प लेता है, मार्केटिंग की भी हेल्प लेता है, फाइनेंस की भी। मतलब देख लो कितने सारे चीजों के ऊपर ये डिपेंड है और कितने सारे टूल्स को ये यूज करता है मैक्रो। तो ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। ठीक है, ये दूसरों पर भी डिपेंड करता है और दूसरों की हेल्प भी लेता है, उनके साथ इनकॉर्पोरेट भी करता है। एट्थ इज नॉर्मेटिव इन नेचर, व्हाट शुड हैपन, मतलब क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट शुड हैपन। ठीक है, मैनेजर इकोनॉमी जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्राइब्ड इन नेचर, इट सजेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल विद रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर प्लानिंग। जो हमारे पास जो ये है ना नॉर्मेटिव इन नेचर, उसका मतलब ये होता है कि वो हमें ये बताती है मैनेजर इकोनॉमी कि हमें क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए, या इसमें इसमें क्या चेंजेस की जरूरत है। हमेशा यही कहते हैं ना, जब वो डिसीजन मेकिंग बना रहे हैं तो उसमें हेल्प करते हैं, तो ये बताता है ना कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, कौन सा चूज करना चाहिए, अगर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो कौन से गोल होने चाहिए। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो कौन सी पॉलिसी, ये बताता है। ये नहीं बताता कि क्या है, ये नहीं बताता कि इसमें मतलब कौन सी पॉलिसी है अभी बनी हुई है, या कौन सा डिसीजन हम ले चुके हैं, ये नहीं बताता, ये हमें सोल्यूशन बताता है। ठीक है, तो वही चीज बोली कि नॉर्मेटिव इन नेचर है, ये पॉजिटिविटी इन नेचर नहीं। जो पॉजिटिविटी इन नेचर होता है तो वो ये बताता है कि कौन सी डिसीजन है, कौन सा प्लानिंग है, कौन सा पॉलिसी है, मतलब बोल दो कि व्हाट इज, व्हाट वाज, ठीक है, व्हाट विल बी, वो ये सब चीजें बताता है। तो ये कि नॉर्मेटिव इन नेचर ये बताता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, आई होप अगर आप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।